नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का पंच, जहां हम एक एक करके आपको बताएंगे आज की 5 बड़ी खबरें। मैं आपको बताऊंगी बांकीपुर का चुनावी मुकाबला। मैं बताऊंगा भरत तिवारी केस से जुड़ी बड़ी खबर। 5 के पंच में मैं आपको बताऊंगी कोर्ट से खान सर को क्यों नहीं मिली राहत। मैं आपको बताऊंगा राम मंदिर चोरी मामले में क्या है बड़ी खबर। आखिरी खबर में बात करेंगे 20 साल बाद खाली हुए राबड़ी आवास की। पटना की प्रतिष्ठित बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होगा, जबकि 3 अगस्त को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ये सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है, जहां पार्टी पिछले 30 वर्षों से चुनाव नहीं हारी। केंद्रीय मंत्री नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। इस बार मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। पार्टी के आधिकारिक तौर पर उन्होंने बांकीपुर से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। प्रशांत किशोर पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनका लक्ष्य बांकीपुर में बीजेपी को हराना है। उन्होंने कहा था कि अगर उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी अपनी सबसे मजबूत सीट हारती है तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वहीं बीजेपी ने अभी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन पार्टी सूत्रों के मुताबिक नील रतन घोष का नाम लगभग तय माना जा रहा है। नील रतन घोष लंबे समय से नितिन नवीन के करीबी रहे हैं और पर्दे के पीछे उनके संगठनात्मक काम संभालते रहे हैं। वो कायस्थ समाज से आते हैं और बांकीपुर में इस समाज के करीब 70,000 वोटर्स हैं, जिसे बीजेपी का अहम चुनावी समीकरण भी माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी में टिकट की दौड़ में अजय आलोक और आशीष सिन्हा के नाम भी चर्चा में है। अजय आलोक पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया चेहरे हैं, जबकि आशीष सिन्हा छात्र राजनीति से निकले युवा नेता है। पार्टी किसी नए चेहरे पर भी दाव लगा सकती है। दूसरी ओर महागठबंधन ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। वहीं जनशक्ति जनता दल के सामाजिक कार्यकर्ता वीणा मानवी को मैदान में उतारा है। 30 साल से बीजेपी के कब्जे वाली बांकीपुर सीट पर इस बार मुकाबला पहले से कई ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी अपना अवैध किला बचाने की चुनौती से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर अपने पहले चुनाव में बड़ा राजनीतिक संदेश देने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज भोजपुर के बिलौटी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने फर्जी एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात की और परिवार को न्याय का पूरा भरोसा दिया। इस दौरान चिराग पासवान भावुक नजर आए और घुटनों के बल बैठकर भरत तिवारी को श्रद्धांजलि दी। जब चिराग पासवान ने भरत तिवारी की मां से मुलाकात की तो मां आशा देवी चिराग के सामने फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद चिराग ने खुद उनके आंसू पोंछे और ढांढस भी बंधाया। इस एनकाउंटर को सिरे से खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इसे प्रशासन की चूक बताई और कई सवाल खड़े किए। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद चिराग ने बड़ा बयान दिया, पुलिस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि जिस बर्बरता से कुछ अधिकारियों ने भरत तिवारी की जान ले ली है, उसे किसी भी लोकतांत्रिक और सभ्य समाज में कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन कंधों पर जनता की रक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वही भक्षक बन जाएंगे तो आम लोगों का कानून व्यवस्था से भरोसा पूरी तरह उठ जाएगा। आपको बता दें कि बिलौटी गांव पहुंचने से एक दिन पहले चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और इस मुद्दे को लेकर निष्पक्ष जांच की और कार्रवाई की मांग की थी। चिराग ने मामले की दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन का भरोसा दिया है। यह पहली बार है केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुंचा। वहीं डीएसपी राजेश कुमार शर्मा की नई पोस्टिंग पर भी चिराग ने गंभीर आपत्ति जताई और कहा कि जिन अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हो उन्हें पुरस्कृत करने जैसा संदेश नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में भी सरकार से बात करेंगे और आवश्यक कार्रवाई की मांग करेंगे। खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान का नाम लंबे वक्त से फायरिंग केस की वजह से सुर्खियों में है। कोचिंग कांड में फंसे खान को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। इस मामले की पटना के सिविल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, जो टल गई। पटना कोर्ट ने इस मामले में खान सर को अग्रिम जमानत की राहत दे रखी है,
जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सके। इस मामले पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन जिला जज के मौजूद न होने की वजह से इसे टाल दिया गया। इस मामले में ज्ञान बिंदु अकेडमी के एडवोकेट सत्यम झा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज होने वाली सुनवाई टल गई है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज छुट्टी पर गए हैं। सुनवाई की अगली तारीख 7 जुलाई रखी गई है। इससे पहले 30 जून को हुई सुनवाई में कोर्ट ने हथियारों के डॉक्यूमेंट जमा करने के आदेश दिए थे, जिस पर दूसरे पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया था कि फैजल खान के दोनों बॉडीगार्ड्स के पास अवैध हथियार थे। एक तरफ जहां कोर्ट इन हथियारों को अवैध होने की जानकारी दी गई थी, वहीं बचाव पक्ष के वकील अरविंद ने उनके लाइसेंसी होने की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि हथियार के दस्तावेज पुलिस ने जब्त कर लिए हैं, जिस पर कोर्ट ने डॉक्यूमेंट जमा करने को कहा था। इस पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन अब मामला 7 जुलाई को सुना जाएगा। और इस फायरिंग केस की बात करें तो 2 जून की रात खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर पत्थरबाजी हुई और जिसके बाद गोली भी चलाई गई थी। दोनों गार्ड्स ने खान सर के निर्देश पर ऐसा करने की बात कही थी, जिसके बाद फैजल खान का नाम भी FIR में जोड़ दिया गया था। इस मामले में ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद को भी जेल भेजा गया था, लेकिन खान सर को गिरफ्तार नहीं किया गया था, जिसको लेकर अब पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब पुलिस की जांच पर सवाल उठे तो पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने मामले की जांच का जिम्मा खुद संभाला है। अब इस मामले को 7 जुलाई से कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्या खान सर को जेल भेजा जाएगा, ये फरमान आता है या फिर नई तारीख मिलती है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक बड़ा बयान सामने आया, जिससे काफी हलचल मची हुई है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बीजेपी नेता विनय कटियार ने कहा है कि यह साफ है कि पैसों का गबन हुआ है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और आमंत्रित ट्रस्ट सदस्य गोपाल राव किसी कारण से बच गए, जेल नहीं गए। हो सकता है कि आगे जेल जाएं। इधर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT दूसरे दिन जांच के लिए मंदिर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक टीम गोपाल राव से पूछताछ कर रही है। वहीं आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिस ने 24 घंटे की कस्टडी में लिया। पुलिस शुक्रवार सुबह 9 बजे अयोध्या जेल पहुंची। वहां से अविनाश को लेकर पुलिस लाइन आई। 2 घंटे तक कड़ी पूछताछ की गई, फिर उसे लेकर प्रतापगढ़ रवाना हो गई। सूत्रों के मुताबिक अविनाश ने चढ़ावा चोरी के पैसे से एक मोटरसाइकिल खरीदी थी। उसे बरामद करने के लिए पुलिस उसे लेकर उसके घर प्रतापगढ़ गई थी। पूछताछ में पुलिस को यह भी पता चला कि अविनाश ने चढ़ावे में आए सोने चांदी के जेवर और रकम ठिकाने लगाए। पुलिस अविनाश के निशानदेही पर उन जगहों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है जहां पर लग रहा है कि उसने कुछ कैश दबा कर रखा हुआ है। प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला अविनाश चढ़ावे की गिनती का काम करता था और अयोध्या में किराए पर रहता था। उसके कमरे से 20 लाख रुपए नगद, $1000 गहने और रामराज्य कोष लिखा बक्सा मिला है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी ADA ने चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा के नए मकान पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की है। ADA ने लवकुश की पत्नी सुप्रिया मिश्रा को नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि लवकुश की पत्नी का कहना है कि हमें कोई नोटिस ही नहीं मिला, हमारे मकान का नक्शा पास है, हम चाहते हैं कि मेरे पति घर आ जाएं। भगवान से यही विनती है कि सब कुछ ठीक हो जाए। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली कर दिया है। दोनों अब कौटिल्य नगर स्थित अपने निजी आवास में शिफ्ट हो गए। वहीं बंगला तो खाली हो गया। ऐसे में अब भवन निर्माण विभाग के अधिकारी कृष्णा प्रसाद अपनी टीम के साथ 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पहुंचे। राबड़ी देवी के आप्त सचिव की मौजूदगी में अधिकारियों ने आवास का निरीक्षण किया। पूरे सरकारी आवास का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं राबड़ी देवी को यह आवास साल 2006 में बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ये अलॉट किया गया था। तब से ये बंगला बिहार की राजनीति के कई अहम फैसलों का केंद्र माना जाता है। इसी आवास में रहते हुए तेजस्वी यादव ने भी साल 2015 में पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब परिवार के नए आवास में शिफ्ट होने के साथ ही इस बंगले से जुड़ा एक लंबा राजनीतिक अध्याय भी समाप्त हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आवंटित 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने की समय सीमा सोमवार को खत्म हो गई थी। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें बंगला खाली करने के लिए 4 बार नोटिस जारी किया। हालांकि 2 दिन पहले ही राबड़ी देवी के आप्त सचिव ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर आवास खाली करने के लिए 5 जुलाई तक का समय देने की मांग की थी। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सोमवार को अपना सरकारी आवास खाली कर 1 पोलो रोड स्थित नए आवास में शिफ्ट हो गए थे। राबड़ी देवी को सरकार ने 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया है, लेकिन फिलहाल वहां शिफ्ट होना संभव नहीं माना जा रहा। बंगले का लगभग 70% काम ही पूरा हुआ है। ऐसे में जिस नए प्राइवेट बंगले में लालू परिवार शिफ्ट हुआ है, उसको लेकर बयानबाजी भी चरम पर है।
तो फिलहाल 5 का पंच में आज के लिए इतना ही। आपकी इन खबरों के ऊपर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।